क्या आपके पैसे बैंक के सेविंग अकाउंट में सेफ है? किस तरीके से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हो? क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में कोई रिस्क है? ये और इन जैसे काफ़ी सारे सवालों का जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। साथ ही आपके साथ मैं शेयर करूंगा 10 तरीके जिससे आप अपने पैसे सही से इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं आपके साथ शेयर करूंगा 2 स्मार्ट टिप्स जिससे आपका फाइनेंशियल एजुकेशन काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल द क्यूरियस फूल। यहाँ हम डिस्कस करते हैं रियल लाइफ इश्यूज और कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ थोड़ी सिंपल बन सके। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में आएगा कि कहीं ये बंदा शेयर मार्केट की तो बात नहीं कर रहा, क्या इसमें रिस्क तो नहीं है? और यही हमारी दिक्कत है। हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाती है अबाउट हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं सिखाती। हमें ये नहीं सिखाती कि हम हमारे टैक्स रिटर्न्स कैसे भर सकते हैं, हम किस तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हैं। और यही चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। हमें हमारे फाइनेंशियल प्लान्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट गोल्स के बारे में खुल के बात करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये देखा गया है कि जब दो बड़े अपने इन्वेस्टमेंट्स या पैसों की बातें करते होते हैं और कोई बच्चा उनको इस पर सवाल करता है तो उसे डांटा जाता है, ये कह के कि ये बड़ों के काम की चीज़ है, तुम इसमें मत पढ़ो। और यही हमारी गलती है। हमें बच्चों को छोटी उम्र से फाइनेंसेस और मनी प्लानिंग की सीख देना बहुत ज़रूरी है। और इसकी शुरुआत आप कर सकते हो इस वीडियो से। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा 10 तरीके जिससे आप अपने पैसे सही से इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा 2 स्मार्ट टिप्स जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी फाइनेंशियल एजुकेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए देखते हैं व्हाट इज द बुक डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। Investment is an act of allocating resources, usually money, with an expectation of generating an income or profit. सीधी सी बात है, आप पैसे इन्वेस्ट करो ताकि आप और पैसे कमा सको। चलो ये तो समझ गए कि इन्वेस्टमेंट क्या है। अब सवाल आता है कि मैं इन्वेस्ट क्यों करूं? तो आइए देखते हैं रीजंस कि आपको अपने पैसे इन्वेस्ट क्यों करने चाहिए। सबसे पहला रीजन है टू कीप योर मनी सेफ। इसमें आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लो होगा, लेकिन योर ऑब्जेक्टिव इज ऑफ कैपिटल प्रिजर्वेशन। इसका मतलब यह है कि मे बी आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा, मे बी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आपके पैसे सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा रीज़न है टू ग्रो योर मनी। इसमें आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई होगा, लेकिन साथ ही आपका रिस्क कोशेंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। यानी आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये चांसेस है कि आपके मुद्दल भी निकल जाए। तीसरा रीज़न है टू अर्न अ स्टेडी इनकम। आप चाहते हो कि आपका एग्जिस्टिंग पैसा कहीं इन्वेस्ट हो और वो पैसा आपके लिए और पैसा कमाए। जी हाँ, ये भी हो सकता है। चौथा रीज़न है टू रिड्यूस टैक्सेस। इंडिया के टैक्स पेइंग पॉपुलेशन से काफ़ी बड़ा चंक सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करता है ताकि वो अपने टैक्सेस बचा सके। पांचवा रीज़न है टू सेव फॉर रिटायरमेंट, ताकि आप अपने पैसे अपने लाइफ टाइम तक बचा सको और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सको। तो चलिए, अब हम समझ चुके कि इन्वेस्टमेंट क्या है और पैसे इन्वेस्ट क्यों करें। तो आइए देखते हैं पैसे इन्वेस्ट कैसे करें। मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10 इंस्ट्रूमेंट्स जिससे आप अपने पैसे सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। इन 10 तरीकों को एनालाइज करते हुए हम इन्हें 3 पैरामीटर्स पे जांचेंगे। वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी एंड रिस्क। हम सब ने बड़े बुजुर्गों को घर पे पैसा कैश में सेव करते हुए देखा है। कभी घर के तिजोरी में, कभी बैंक के लॉकर में, कभी बेड के गद्दे में, कभी चावल के डब्बे में। लेकिन आजकल के ज़माने में ना ही ये सेफ है और ना ही इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो आइए देखते हैं कुछ सही तरीके अपने पैसे इन्वेस्ट करने के। सबसे पहला तरीका है सेविंग्स बैंक अकाउंट। किसी भी नेशनलाइज, प्राइवेट लिमिटेड या कोऑपरेटिव बैंक में जाके आप अपना सेविंग्स अकाउंट बड़े ही आसानी से ओपन कर सकते हो। तो आइए देखते हैं सेविंग्स अकाउंट हमारे पैरामीटर्स पे किस तरीके से रेट होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लो because rate of interest provided by banks on an average is 3.5 for the savings account. Liquidity is very high क्योंकि आप अपने पैसे जब चाहो या तो बैंक में जाके या एटीएम से निकाल सकते हो। एंड द रिस्क इज लो बिकॉज आप अपने सहूलियत से जब चाहो अपने पैसे निकाल सकते हो। आई नो देर आर एक्सेप्शंस बिकॉज पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी बड़े स्कैम्स देखे हैं जिसकी वजह से लोगों को अपने सेविंग्स अकाउंट के पैसे निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई। लेकिन लेट्स कंसिडर देम एज एक्सेप्शंस। तो क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी लो है, सेविंग्स अकाउंट इज नॉट एन आइडियल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। लोग यूजुअली सेविंग्स अकाउंट में टेम्परेरीली पैसा पार्क करते हैं फॉर इमरजेंसीज बिकॉज ऑफ द हाई लिक्विडिटी।
आप अपने पैसे जब चाहो अपने सहूलियत से निकाल सकते हो। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है टर्म डिपॉजिट। बिल्कुल सेविंग्स अकाउंट की तरह ही आप अपना टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी किसी भी बैंक में बड़े ही आसानी से ओपन कर सकते हो। समटाइम्स दे रिक्वायर यू टू हैव अ सेविंग्स अकाउंट ऑलरेडी प्रेजेंट विद द बैंक। अब टर्म डिपॉजिट्स में दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, एक है फिक्स डिपॉजिट्स, दूसरे हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट में आप अपना सेट अमाउंट ऑफ पैसा बैंक को एक फिक्स टेन्योर के लिए देते हो एंड उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने 50,000 रुपए बैंक को एक साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में देते हो। On an average, fixed deposit का rate of interest is 6 to 6.5 depending on your tenure. Recurring deposit में आप एक certain amount बैंक को देते हो for a set tenure हर महीने। For example, आप 2,000 रुपए बैंक को देते हो एक साल के लिए लेकिन हर महीने, which means कि एक साल के एंड पे आपने बैंक को दिए हैं 24,000 रुपए। Recurring deposit का rate of interest is again an average of 6.25 to 6.75 depending on the bank you choose and the tenure you choose. तो देखते हैं टर्म डिपॉजिट हमारे पैरामीटर्स पे किस तरीके से रेट करता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीडियम, लिक्विडिटी लो, रिस्क लो, विच मीन्स कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीडियम है लेकिन आपकी रिस्क लो है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देख रहे हो तो पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। फर्स्टली, इसके इंटरेस्ट पे आपको टैक्स नहीं लगता। सेकेंडली, आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक हो जाता है एंड थर्डली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको इस अकाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है एंड दैट इज वेयर द मैजिक लाइज। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है वो पता नहीं है तो मैं क्विकली एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए जिसमें आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो साल के एंड में आपके पास है 110 रुपये। अब आपने अगले साल और 100 रुपये इन्वेस्ट किए, अब आपके अकाउंट में टोटल अमाउंट है 100 रुपये जो आपने पहले इन्वेस्ट किए थे, 10 रुपये जो आपके पहले साल का इंटरेस्ट है और 100 रुपये जो आपने वापस इन्वेस्ट किए। सो टोटल है 210 रुपये। तो दूसरे साल के एंड में आपको 210 रुपये पर 10% मिलेगा विच इज 21 रुपये। पहले साल 10 रुपये, दूसरे साल 21 रुपये, तीसरे साल आपने और 100 रुपये इन्वेस्ट किए, तो पहले साल के 110 रुपये, दूसरे साल के 121 रुपये और तीसरे साल के 100 रुपये, टोटल हो गए 331 रुपये। तो तीसरे साल के एंड में आपको 331 रुपये पे 10% मिलेंगे जो है 33 रुपीज़। पहले साल 10 रुपये, दूसरे साल 21 रुपये, तीसरे साल 33 रुपये। इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट के चलते हर साल आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगा एंड दैट इज वेयर द मैजिक लाइज। पीपीएफ में एक ही ड्रॉबैक है कि एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आप 6 साल तक वो पैसे बाहर नहीं निकाल सकते। तो चलिए देखते हैं पीपीएफ हमारे पैरामीटर्स पे किस तरीके से रेट करता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई, लिक्विडिटी लो, रिस्क लो। तो दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि सारे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स हैव अ गवर्नमेंट बैकिंग, which means this is the most risk-free investment option available. पोस्ट ऑफिस के काफ़ी सारे स्कीम्स अवेलेबल है, लाइक द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो आपको 8.5 to 8.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, द सुकन्या समृद्धि स्कीम जो आपको 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, एंड द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो आपको 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो आइए देखते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स हमारे 3 पैरामीटर्स पे किस तरीके से रेट करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई, लिक्विडिटी लो, रिस्क वेरी लो। तो अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हो देन पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम इज द ऑप्शन फॉर यू। अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है प्रॉपर्टी। जिनके पास काफ़ी ज़्यादा मनी इन हैंड है उनके लिए प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। डेफिनेटली दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। मैं दोबारा कहता हूँ, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा मनी इन हैंड है ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिर्फ उनके लिए है। अगर आप बैंक लोन लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो देन इट मे नॉट ऑलवेज गिव यू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। प्रॉपर्टी रेट्स यूजुअली काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब आप कोई फ्लैट या बंगलो या कमर्शियल स्पेस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले इसे सही से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी हमारे पैरामीटर्स पे किस तरह से रेट होती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई, लिक्विडिटी वेरी लो, रिस्क हाई।
द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा के आने से 2016 से इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक रेगुलेट हो चुकी है। लेकिन फिर भी जब आप इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉपर स्टडी और एक्सपर्ट एडवाइस बहुत ज़रूरी है। तो अब है समय स्मार्ट टिप का। आइए देखते हैं स्मार्ट टिप नंबर 1। तो ये है 20-50-30 थंब रूल। ये आपको कहता है सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। एज पर दिस रूल आपको मंथ के स्टार्टिंग में आपके टोटल इनकम से 20% सेव करना जरूरी है। दिस इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 20%। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इससे कम कर सकते हो दैन इट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। सेकेंड इज 50%। आपके टोटल इनकम से 50% शुड बी स्पेंट ऑन योर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि आपके बिल्स, ग्रोसरीज, डेली एसेंशियल्स। इस पे आप 50% स्पेंड करोगे। अब आपके पास बचते हैं 30% एंड दिस हैज़ टू बी स्पेंट ऑन योर लेजर एक्टिविटीज़, जैसे कि रेस्टोरेंट से खाना खाना, मूवीज़ देखना, कपड़े खरीदना, पिकनिक्स करना, फलाना। सो दिस इज द 20-50-30 रूल। इससे होता यह है कि आप हर महीने आपके टोटल इनकम का 20% सेव करते हो, और अगर आप इसको सही से फॉलो करते हो तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप काफ़ी सारा अमाउंट सही तरीके से इन्वेस्ट और सेव कर पाओगे। तो इस स्मार्ट टिप को नोट करके रखिए और अपने लाइफ में ज़रूर इंप्लीमेंट कीजिए। डेफिनेटली आपको ये फ़ायदा देगी। तो आइए बढ़ते हैं अगले इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरफ। अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड। इन्वेस्टिंग इन गोल्ड हमेशा से काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहा है, फिर वो ज्वेलरी हो, कॉइन्स हो, गोल्ड ETF हो या गोल्ड MF हो। गोल्ड नेवर डिसअपॉइंट्स। अगर आप एक लॉन्ग टर्म और डेफिनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ देख रहे हो देन गोल्ड हैज़ टू बी योर चॉइस। इफ यू इन्वेस्ट इन ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन्स देन देयर इज एन इशू ऑफ सेफ्टी। देयर आर चांसेस ऑफ थेफ्ट एंड सेफ कीपिंग बिकम्स अ बिग इशू। तो आइए देखते हैं गोल्ड हमारे 3 पैरामीटर्स पे किस तरह से रेट करता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई, लिक्विडिटी हाई, रिस्क हाई। सो गोल्ड आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकता है, लेकिन इट हैज़ शेयर ऑफ रिस्क्स एज वेल। अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है नेशनल पेंशन स्कीम। द नेशनल पेंशन स्कीम या NPS उनके लिए सही है जो एक लो रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। रिगार्डलेस ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन आपको एक सर्टन अमाउंट एज अ पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा NPS में इन्वेस्ट करने से आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिल सकता है अंडर सेक्शन 80CC(d)(1)(b). तो आइए देखते हैं हमारे पैरामीटर्स पे NPS किस तरह रेट करता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीडियम, लिक्विडिटी लो, रिस्क वेरी लो। तो ये एक और ऑप्शन है वेरी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के लिए। अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है शेयर मार्केट। तो आइए पहले देखते हैं शेयर सर्टिफिकेट या शेयर क्या है। एक शेयर खरीदने से आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो। इन शेयर्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड कर सकते हो, यानी आप इलेक्ट्रॉनिकली खरीद या बेच सकते हो उनके मार्केट प्लेस में, जिसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट पे शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक प्रॉपर स्टडी करना ज़रूरी है और एक्सपर्ट के एडवाइस के बिना ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो बिकॉज डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ पैरामीटर्स कंपनीज के शेयर के भाव ऊपर और नीचे होते हैं, विच मीन्स यहाँ रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए बिना एक्सपर्ट एडवाइस के यहाँ पे ट्रेडिंग करना इज अ स्ट्रिक्ट नो। तो आइए देखते हैं शेयर मार्केट हमारे पैरामीटर्स पे किस तरह से रेट होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई, लिक्विडिटी मीडियम, रिस्क हाई। अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट शेयर्स में डील करना रिस्की लगता है देन द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज म्यूचुअल फंड्स। Depending on the type of mutual funds, this contains a mixed bag of stocks and bonds of various companies. क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं तो आपका रिस्क लेवल कंपैरेटिवली लो हो जाता है। अगर आपको स्टॉक्स और शेयर मार्केट का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है देन इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। ऑल्सो म्यूचुअल फंड्स के साथ आप SIP सेटअप कर सकते हो, जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके साथ आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल के एक प्रॉपर प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग अ बिग अमाउंट इन अ सिंगल शेयर इन द स्टॉक मार्केट, आप एक SIP करके म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ रिस्क। तो आइए देखते हैं म्यूचुअल फंड्स हमारे पैरामीटर्स पे किस तरह से रेट करता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई, लिक्विडिटी मीडियम, रिस्क मीडियम। अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इंश्योरेंस।
जी हाँ, मैं जानता हूँ काफ़ी लोग कहेंगे कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है। इंश्योरेंस से पैसे तो तब मिलते हैं जब हमें कुछ हो जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप पैसे इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए और काफ़ी सारे और चीज़ों के लिए। लेकिन हम पैसे इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम हमारी फैमिली को अपने पूरे लाइफ टाइम तक सारी सुविधाएं दे सकें। अब सोचिए, भगवान ना करे कल आपको कुछ हो जाता है, तो आपके फैमिली को वो सुख सुविधाएं कौन देगा? वो देगा ये इंश्योरेंस। सो अगर आप सही तरीके से सोचोगे तो इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, और अगर आप इसे सही से करोगे देन इट विल डेफिनेटली गिव यू गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, मे बी आपको या आपके परिवार को। तो आइए देखते हैं इंश्योरेंस हमारे पैरामीटर्स पे किस तरह से रेट करता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई, लिक्विडिटी नन, रिस्क नन। तो अगर आप सही से देखोगे तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अब वापस वक्त है स्मार्ट टिप का। चलिए बढ़ते हैं स्मार्ट टिप नंबर 2 पे। मैंने आज आपके साथ 10 इंस्ट्रूमेंट शेयर किए जिससे आप अपने पैसे सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन सवाल ये आता है कि इसमें से कौन सा तरीका सही है, कौन से तरीके में हमने पैसे डालने चाहिए। तो मेरा जवाब है इसमें से कोई भी एक तरीका सही नहीं है। जी हाँ, कोई भी एक तरीका सही नहीं है। इसमें मैं कहूँगा डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। सबसे पहले आपके फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट गोल्स सेट कीजिए। इन गोल्स के हिसाब से इन 10 ऑप्शंस में से आपके लिए परफेक्ट 3-4 ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए एंड इन्वेस्ट इन देम एक्यूरेटली। हमेशा अपने पैसे 3-4 इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप तीनों पैरामीटर्स को 100% यूटिलाइज कर सकें। आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सही मिलना चाहिए, आपको गुड लिक्विडिटी मिलनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम यू शुड बी एबल टू हैंडल द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इट। एंड बिफोर आई लीव अ फाइनल टिप फॉर यू, इसमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने से पहले इसे सही से स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका पैसा है, बिना सोचे समझे किसी के हाथ में मत दीजिए। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन सबको मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे बाकी वीडियोस ज़रूर देखिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। So that's it from the Curious Fool. Remember to stay curious so that you don't end up being a fool.